हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आपकी। अभी एज सच कोई एग्ज़ाम तो नहीं है, आई नो दैट, बट या फिर भी तैयारी तो करते रहना है। अब ये तो है नहीं कि एक दिन में सारी जीके पढ़ लोगे, या ये तो है नहीं कि एक दिन में सारे पजल्स लगा लोगे, नहीं लगा सकते ना। तो प्रैक्टिस तो ज़रूरी है और प्रैक्टिस करनी भी पड़ेगी, है ना? तो सभी सब्जेक्ट, इट्स नॉट अबाउट कि मैं करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ तो मैं बोलूँगी कि सिर्फ जीके पढ़ो। नहीं पढ़ो यार, सिर्फ जीके तो कोई भी नहीं पढ़ता, और जीके ही है जो कोई नहीं पढ़ता, जो सबको लगता है कि हम मेंस में पढ़ लेंगे और काम चल जाएगा। तो दोनों ही अप्रोच गलत है। एक अप्रोच ये गलत है कि आप जस्ट बैठे रहते हो और सोचते हो कि जब एग्ज़ाम आएगा ना उससे 3 महीने पहले पढ़ लेंगे या उससे 4 महीने पहले पढ़ लेंगे, तो वो चीज़ गलत है। दूसरी चीज़, मैं ये नहीं कह रही कि डेली की चीज़ों पे ध्यान मत दो, ठीक है? डेली की चीज़ों पे ध्यान दो। डेली जो आपका एक शेड्यूल है, आपका एक पैटर्न है पढ़ने का, उसको फ़ॉलो करो। डेली करंट अफ़ेयर्स सुन लो, ठीक? जब एग्ज़ाम आएगा वो तो रिसेंट आपका 3 टू 4 मंथ्स का मेन होता है। उसके अलावा 6 महीने की करंट अफ़ेयर आती है, दैट आई नो एंड यू नो एज़ वेल, राइट? बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो करंट इवेंट्स हैं उसके बारे में आप सुनो ही ना, ठीक? कोई ना कोई एग्ज़ाम आएगा, तब एकदम से बैठोगे। इससे अच्छा एक जस्ट रिवाइज करने के पर्पज से कि दीन दुनिया में क्या चल रहा है, जस्ट सुन लिया करो, ठीक है? इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, क्योंकि कई बार होता है एक स्कीम अभी आई, उसके बारे में आज चीज़ें बताई गई सेशन में, वही चीज़ का कोई रिवाइज वर्जन आया, तो उस टाइम पे हम रिवाइज वर्जन के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है? तो डेली बेसिस पे एक हैबिट हो जाती है जब आप वीडियो देखते हो, प्लस जो ट्रेंड है, जो चीज़ें हैं, जो हो रहा है दुनिया में, उससे आप, ऐसा नहीं है कि बेखबर रहोगे, ठीक है? उसी खबर, दिन दुनिया की खबर आपको यहाँ पे मिलती रहेगी इन अ वे और अदर, राइट? तो चलो, काफ़ी बातें हो गई। आज बहुत दिनों बाद बात करने का मन कर रहा था, तो आई थॉट टू टॉक टू यू। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज है वर्ल्ड हेरिटेज डे। 18 तारीख को हम वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं, 18 अप्रैल को, ठीक है? देखते हैं। देखो, सैनी इंडिया है, इन्होंने SKT-105E, जो पहला इंडिया में बना हुआ इलेक्ट्रिक माइनिंग ट्रक है, उसको लॉन्च किया है। तो हु हैज लॉन्च था? तो सैनी इंडिया हैज लॉन्च इट, राइट? एंड टॉकिंग अबाउट दिस ट्रक, तो इलेक्ट्रिक ट्रक है, पहली बात। डंप ट्रक है, पहला ऐसा ट्रक है जो लोकली मैन्युफैक्चर हुआ है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुआ है। एंड दिस इज बेसिकली द न्यू एरा ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी। इसमें जो लोकल एक्सपर्टीज है, लोकल इनोवेशन है, वो भी इन्वॉल्व है। दिस इज बेसिकली डिजाइन टू मीट द रिग्रेस डिमांड ऑफ व्हाट? रिग्रेस डिमांड ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशंस। ये फुली इलेक्ट्रिक ट्रक है that will be used for dumping that will be used as dumping truck, and it will boost exceptional energy efficiency, cost effective होगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक है, तो उससे जुड़ी हुई जो भी फीचर्स हैं वो सब इस ट्रक में डेफिनेटली होंगे। अगर पेलोड कैपेसिटी की बात करोगे तो 70 टन की है, एंड इट स्टैंड एज अ हाउस, लाइक पावर हाउस एसेट फॉर माइनिंग enterprise across the nation, and this has a high density lithium iron phosphate battery pack, ठीक है? एंड ये जो पैक है, ये जो बैटरी है, बेसिकली द पैक ऑफ द बैटरी, इट कैन बी चार्ज अराउंड like within a hour, you can say. सनी हैवी इंडस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अगर हेडक्वार्टर या फिर हेड ऑफिस की बात करें तो पुणे, महाराष्ट्र में है। कब इनकॉर्पोरेट हुई है ये ऑर्गेनाइजेशन? 2002 में हुई है। दीपक गर्ग जी जो हैं इसके वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रैंक प्रिपेयर्ड बाय एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड, विच इंडियन एयरपोर्ट हैज रैंक्ड अमंग 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट? देखो, ये दिल्ली का एयरपोर्ट है, एंड दिल्ली का एयरपोर्ट आप सबको पता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो न्यू दिल्ली में है, ठीक है? यहाँ DL नहीं होगा, यहाँ पे होगा IGIA, ठीक है? तो बी आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। पहले जो पिछले साल की पोजीशन थी वो 9 थी, अभी 10th हो गई है, बट हाँ, लाइक वर्ल्ड के 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट।
एंड अगर पैसेंजर का लोगों का आना जाना देखें तो 7.22 करोड़ पैसेंजर्स जो हैं 2023 में दे हैव टेकन द फ्लाइट थ्रू आर IGIA। और फर्स्ट पे अगर बात करें या फिर अगर इसी की बात करें, अपने IGI की बात करें, तो जैसे मैंने बताया 9th प्लेस पे था, नाउ इट्स ऑन 10th प्लेस। हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूनाइटेड स्टेट का वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ठीक है। एंड इसकी जो पूरी लिस्ट है वो मैंने अभी इसमें नहीं डाली है, बट येस PDF जो आपको फ्री मिलती है उसमें या फिर क्विज के सॉल्यूशंस में भी आपको ये लिस्ट मिल जाएगी कि 10 टॉप 10 कितने हैं। अगर आपको चाहिए यहाँ पे भी तो यू कैन लेट मी नो, मैं जो कमेंट सेक्शन है या फिर डिस्क्रिप्शन है उसमें प्रोवाइड कर दूंगी, राइट। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की बात करें तो 1991 में एस्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर है इसका कनाडा में। डायरेक्टर जनरल की बात करें, लुइस फिलिपी डी ओविएरा इज द डायरेक्टर जनरल। आगे चलते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो फाइनेंशियल सर्विस। रिलायंस इंडस्ट्री का जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसने एक जॉइंट वेंचर किया है। किसके साथ जॉइंट वेंचर किया है? इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर किया है, तो जो सी आंसर है वो करेक्ट होगा। और ब्लैक रॉक के साथ जो जॉइंट वेंचर किया है वो किस लिए किया है? बेसिकली जो वेल्थ मैनेजमेंट है या ब्रोकिंग सर्विसेज है उसको एक्सपैंड करने के लिए इंडिया में, उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। और ये जो जॉइंट वेंचर है वो 50% की पार्टनरशिप के साथ बेसिकली हुआ है। और जो पर्पस है जैसे मैंने अभी बताया, वेल्थ बिजनेस को इंक्लूड करना, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को और ब्रोकेज कंपनी को इंडिया में इनकॉर्पोरेट करना। दोनों ही जो एंटिटी है दे विल इनिशियली इन्वेस्ट 150 million US dollar, and India is high net worth individual collectively, and the like collectively they can possess financial assert that would have a value around 1 to 1.2 till 1 point, I think 1 to 1 around 1 trillion US dollar, right। न्यूली एस्टैब्लिश जो ये जियो फाइनेंस सर्विस एंड रॉक ब्लैक रॉक है, दिस इज बेसिकली is to set with bank-led wealth management firms and other significant players. Other significant players कौन से हैं? BNP Paribas Wealth Management, 361, Nuvama and Avrentis, ठीक है। India has emerged as the global investment hub काफी टाइम से, and it will obviously going to reach 15 crore by March 24, and it has sorry come to that, right। अगर अकाउंट्स की बात करें तो 31 लाख न्यू अकाउंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड इन द सेम मंथ। प्राइम मिनिस्टर बताने हैं कुवैत के। कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? सुबह अल अहमद, नहीं एक मिनट, डी आंसर है, सी नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट द करेक्ट वन। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबहा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो शेख मोहम्मद सबहा अल सलम अल सबहा हैं, रिजाइन किया अप्रैल में ही, एंड देन गवर्नमेंट जो है ही हैज डेजिग्नेटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। एंड प्रोसीजर के बाद जो शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल साहा है वो अभी PM है। कुवैत में इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं, राइट। इन्होंने 2009 से 2011 के बीच में मिनिस्टर ऑफ ऑयल के तौर पे भी, मतलब ऑयल मिनिस्टर के तौर पे भी काम किया है। एंड 15 से ही बेसिकली अभी जब रिजाइन किया उससे पहले तक ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, एंड नाउ अगेन ही इज द प्राइम मिनिस्टर। आगे चलते हैं। हु हैज बीन सिलेक्टेड एज ओके 6 क्रू मेंबर्स फॉर ब्लू ओरिजिन्स न्यू शेपार्ड 25 स्पेस टूरिज्म मिशन। देखो एक नया, अगर ब्लू ओरिजिन सुन के याद आ रहा हो तो जेफ बेजोस की कंपनी है, ठीक है, फाउंडर है अमेज़न के। एंड इन्होंने ना 6 लोगों की एक टीम बनाई है। अब ये टीम क्या करेगी? ये एज स्पेस टूरिस्ट स्पेस में जाएगी। तो भारत की तरफ से 6 लोगों में से एक लोग हैं एंड उनका नाम है गोपी होताकुरा, ठीक है। राकेश शर्मा के बाद लाइक ही विल बी द वन जो जाने वाले हैं, ठीक है। ही हैज बीन सिलेक्टेड एज वन ऑफ द 6 क्रू मेंबर फॉर द मिशन
whose launch date अभी अनाउंस नहीं हुई है, but once it get announced and once like he'll go to space, then he will be the second person to go to space. अगर बाकी क्रू मेंबर्स की बात करें तो मेसन एंजल यूएसए से, देखो it has been written here, ठीक है, साइवन शिरॉन France, Kenneth L. Hess, USA, Carol Taylor, USA, and the former USA Air Force Captain Ed DeWitt. ठीक है, फर्स्ट वन जो थे हमारे विंग कमांडर राकेश शर्मा थे, अभी सेकेंड ही विल बी गोइंग टू दैट. अगर स्पेस टूरिज्म की बात करें, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा वैल्यूएशन है और आगे भी बढ़ने की काफ़ी उम्मीद है. ठीक, आगे चले. किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है एक लाइट वेट कार्बन कार्बन नोजल फॉर रॉकेट इंजन? तो ये इसरो ने डेवलप किया है. इसरो हैज अचीव्ड अ ब्रेक थ्रू in rocket engine technology, and they have basically developed a lightweight carbon carbon nozzle. And what does carbon carbon nozzle do? It has a feature, and its a special feature is anti-oxidation coating of silicon carbide, जो बेसिकली क्या करेगी, जो ऑपरेशनल लिमिट है ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में उसको एक्सटेंड करेगी. ये इनोवेशन स्ट्रेस रिड्यूस करेगा, उसके साथ साथ कोहेसिव रेजिस्टेंस है उसको भी कम करेगा, एंड जो टेम्परेचर है वो एक फेवरेबल टेम्परेचर में लेके आएगा. इसरो अभी PS4 लाइक फोर्थ स्टेज पोलर सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च PSLV यूज कर रहा है. ट्विन इंजन मॉडल है, ठीक है, विद नोजल मेड फ्रॉम कोलम्बियम एल्यूमिनियम, एंड नाउ जो CC है, CC कंपोजिट है, कार्बन कार्बन नोजल कंपोजिट है, इट विल रिप्लेस द मेटालिक डाइवर्जेंट नोजल, और जिससे जो वेट है, ठीक है, जो मास है, बेसिकली नॉट अबाउट वेट, इट 67% जो मास है लॉन्च व्हीकल का वो भी रिड्यूस हो जाएगा. पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो वो 15 किलो होगी, राइट, आई थिंक. हाँ, आगे चलते हैं. हु हैज पब्लिश्ड द पेपर डॉक्यूमेंटिंग द डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीशीज? एक पेपर है जो फाइटोटॉक्सा के द्वारा पब्लिश किया गया है, एंड बेसिकली क्या है ना, देखो एक न्यू स्पीशीज है, सर्वे हुआ है अगस्त्यमाला बायो रिजर्व में, ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरला में लोकेटेड है, एंड इस सर्वे में रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया एक न्यू स्पीशीज. न्यू स्पीशीज का नाम क्या है? इम्पेशियंस नियो यूएन उनसीनीटा, ठीक है, एंड ये जो है वो पेपर पब्लिश किया गया है, जैसे हमने क्वेश्चन था इसके द्वारा, तो फाइटोटॉक्स के द्वारा. ये जो स्पीशीज है इट बियर सिमिलैरिटीज टू इम्पेशिया uncinata, and it differs in various aspects such as flower, basil, distal labo, dorsal petal, pollen. काफी चीजों में डिफरेंट है, काफी चीजों में सेम है. इसके जो फीचर्स हैं, इट इंक्लूड्स वाइट कलर का फ्लावर विद रेड जो स्ट्राइप्स हैं उस पे, ठीक है, और लार्ज साइज का है, एंड अगर रेंज की बात करें तो 1000 से 1200 मीटर की रेंज पे इट इज बेसिकली लोकेटेड, राइट. चलो आगे चलते हैं. फर्स्ट इंटरनेशनल वर्कशॉप किस पे? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड चैलेंजेस फॉर एक्सोस्केलेटन. ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की? ये DRDO ने ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है. पहली इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड चैलेंजेस फॉर exoskeleton is being held in Bengaluru on 16 to 17 of this April 2024. और जो ये वर्कशॉप है ये डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी DRDO की, उसमें दिस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड through them. And this workshop, what does it do? It generally emphasizes on the importance, किसकी importance? जो transformation है एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी का एंड उसकी जो एप्लीकेशंस हैं मिलिट्री सिविलियन एनवायरनमेंट पे, उस पे बेसिकली ये बेस थी. 2 दिन की वर्कशॉप थी जो काफ़ी लोगों ने 300 पार्टिसिपेंट्स ने जो DRDO से थे, सर्विसेज से थे, इंडस्ट्री, अकेडमिया, रिसर्चर, उन सभी ने इसको अटेंड किया. एंड अगर एक्सोस्केलेटन की बात करो, एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी की बात करो, इसमें वेरिएबल स्ट्रक्चर्स होते हैं विच ऑल्सो एनहांसेस द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी. आगे चलते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च स्वच्छता पखवाड़ा 2024?
फ्रॉम 16 टू 30 अप्रैल 2024। देखो स्वच्छता पखवाड़ा अभी से नहीं है, इट्स कोविड में, ठीक है, स्टार्ट हुआ था। एंड अभी अगर 2024 की बात करें तो अभी किसने लॉन्च किया है? अभी लॉन्च किया है उमंग नरूला ने, ठीक है। उमंग नरूला जी ने, सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के, इन्होंने स्वच्छता पखवाड़ा लॉन्च किया है। मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म ने ऐसा एम किया था कि हम जो स्वच्छता है, जैसे नाम ही है स्वच्छता पखवाड़ा, तो स्वच्छता है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे अक्रॉस द कंट्री, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे एंड क्लीनलीनेस बेसिकली प्रायोरिटी होगी। इस समय जब ये 16 से 30 तक होगा, इस पीरियड में बेसिकली सभी जो पेंडिंग फिजिकल फाइल्स हैं, ठीक है, फिजिकल जैसे पेपर है, ठीक है, तो जो आपके हाथ में है फिजिकल फाइल्स है, नॉट दैट इज इन योर कंप्यूटर, वो फिजिकल नहीं होती, ठीक है। फिजिकल फाइल्स जो भी है मिनिस्ट्री की, जिस भी मिनिस्ट्री की, इट विल बी रिव्यूड, इट विल बी रिकॉर्डेड, इट विल बी वीडेड आउट, हटा दी जाएंगी अगर रिक्वायर्ड है ऐसा तो, ठीक है। इट कैन बी कंटेन्ड एंड स्पेशल क्लीनलीनेस ड्राइव जो है वो सभी रूम्स में होगी। जो भी पुरानी ऑब्सोल्यूट ओल्ड जो भी पुरानी डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आइटम है, उनको कलेक्ट किया जाएगा, उनको ऑक्शन कर दिया जाएगा अगर ज़रूरत है तो, राइट। चलो आगे चलते हैं। 10 लिख एक्सरसाइज जो है वो 15 से 28 अप्रैल के बीच में रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान में स्टार्ट हुई है, ठीक है। 15 से स्टार्ट हुई है, इट विल बी कंडक्टेड टिल 28। तो एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और किसके बीच में होती है? तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है एंड इसका आंसर आपको यहाँ से मिल सकता है बहुत आराम से, ठीक है। या तो इंडिया में होगी या उज्बेकिस्तान में होगी, राइट। तो दिस इज द आंसर एंड काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। 60 पर्सनल्स जो हैं वो इंडियन आर्म फोर्सेस के हैं, 45 जो हैं वो इंडियन आर्मी से हैं एंड उसके अलावा उज्बेकिस्तान से भी लोग हैं। एक्सरसाइज जो होती है वो हमेशा मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को, ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए इन माउंटेनियस एंड सभी अर्बन टेरेन्स हर जगह पे फिटनेस चेक करने के लिए, जॉइंट प्लानिंग के लिए, ठीक है, हर चीज़ के लिए बेसिकली टू हैव अ बेटर कोलैबोरेशन, टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए की जाती है। कोई भी कोलैबोरेशन इसलिए किया जाता है, राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया है कि सभी जो लेंडर्स हैं, सभी जो बैंक्स हैं, दे विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड की फैक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। केएफएस प्रोवाइड करनी होगी सभी बोरोवर्स को डिटेल लोन एग्रीमेंट टर्म्स में एंड ये सभी के लिए, सभी रिटेलर्स के लिए है, सभी एमएसएमईज के लिए है। तो ये कब से शुरू बेसिकली हो जाएगा? ये अक्टूबर 1 2024 से दिस विल गेट इनटू इफेक्ट एंड आरबीआई हैज डन सो ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ी रहे, जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको प्रमोट किया जाए। ये केएफएस है क्या? की फैक्ट स्टेटमेंट है क्या? एक डॉक्यूमेंट होता है जो बेसिकली जिसमें थॉरोली जो लिस्ट होती है लैंडिंग टर्म्स की वो मेंशन होती है। एक तरह की इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन किसके बारे में? लेंडिंग, दैट इज लोन के बारे में, लोन एग्रीमेंट के बारे में, ऑल इन कॉस्ट लोन की, या फिर सिंपल और इजी जो फॉर्मेट है लोन का, वो सब इसमें प्रोवाइड होता है एंड दिस केएफएस शुड कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन, सभी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एनुअल परसेंटेज रेट, रिकवरी, ग्रीवियंस, रिडर्सल, सब कुछ होना चाहिए। ये बोरोवर्स को प्रोवाइड करनी है विद अ यूनिक प्रपोजल नंबर एंड इट शुड हैव अ वैलिड पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज for loans and with a tenure of 7 days or more, you can say more हो सकते हैं, और एक वर्किंग डे फॉर लोन्स एंड लेस देन 7 फॉर टेन्योर। एंड ये जो वैलिडिटी पीरियड होगा वो टाइम फ्रेम जिसमें बोरोवर ने has taken loan after regular जो entities हैं, they have to give the key fact statement and have to accept the loan terms. Okay, that was it. We will be meeting you tomorrow. If you like the session, please press the like button. And if you have anything to say, then you can say definitely. It's it's lovely to talk to you. So if you want to, then आप comment कर सकते हैं. Thank you so much for the session. Bye bye.